ओके, सो प्रीवियसली हमने वर्क पर एनर्जी में कोलिजन स्टार्ट कर दिया हुआ था। चलो यार एक बार कोलिजन थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हुआ था। तो कोलिजन स्टार्ट करने के पहले मैंने दो एलिमेंट्स बताए थे कि यार कोलिजन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। लाइन ऑफ कांटेक्ट का लाइन ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देन लाइन ऑफ इम्पैक्ट का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हमें नोटिस करना है? क्योंकि लाइन ऑफ कांटेक्ट की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस टाइप में लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फोर्सेस लगने वाले हैं, कोलिजन फोर्सेस जो लगने वाले हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में ही लगने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे उसी के नेट डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं। तो ये दो चीजें हमने देखी थी। फिर हमने स्टार्ट किया हुआ था कि यार कोलिजन के पहले बेसिक से दो टाइप क्या है फिजिकली देखने पे। तो फिजिकली अगर हम देखें तो दो टाइप के कोलिजन दिखते हैं, एक हेड ऑन और एक ऑब्लिक। ये फिजिकल देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कोलिजन हो रहा है। मतलब अगर जिस डायरेक्शन में वो कोलाइड करने वाले हैं, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी पैरेलल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत ही सिंपल सा कोलिजन हो जाता है, उसे बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड था और वो डायरेक्टली उसकी जो वेलोसिटी थी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट परपेंडिकुलर थी। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ये भी हॉरिजॉन्टली जा रहा है, बट इनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो अलग है। वो इनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो ये है। पता कैसे चला? हमने देखा कि जब ये कोलाइड करेंगे तो इनका लाइन ऑफ कांटेक्ट था ये, इसकी परपेंडिकुलर ही होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसकी जो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे रेड मार्क से दिखाई हुई है, ये देखें परपेंडिकुलर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं है, उससे कुछ एंगल बना रही है। तो इस टाइप का कोलिजन हो गया ऑब्लिक कोलिजन। बेसिक फीलिंग देख सकते हैं कि किसी एंगल पर आकर कोलाइड हो रहा है बस, मतलब वो हो गया ऑब्लिक कोलिजन। मतलब एक इनडायरेक्ट टाइप का कोलिजन हो, डायरेक्ट कोलिजन मतलब बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि ये जो टाइप था ये बेसिक सा टाइप था, मतलब फिजिकली देख के बता सकते हैं। फिर हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन, और इसमें हमने देखे थे कि ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोलिजन कैसे होता है। मतलब एक रबर बॉल को मैं एक वॉल पे हिट करूंगा तो उसका जो कोलिजन का पैटर्न होगा वो बिल्कुल अलग होगा अगर मैं यहाँ पर रबर की जगह एक सॉइल का बॉल ले लूं। ठीक है, सॉइल और क्ले बॉल ले लूं एक, तो बिल्कुल अलग होगा सिचुएशन। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोलिजन होता है वो हमने देखने का ट्राई किया। और देखो यार मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस लेक्चर पे भी एक बार क्लियर की थी कि होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स किसी वेलोसिटी से आ रहे हैं, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी कैरी करके आ रहे हैं, उनकी कुछ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, वो कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं जब, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाती है किसमें, काइनेटिक डिक्रीज होती है और पोटेंशियल बढ़ने लग जाती है। मतलब उनका शेप डिफॉर्म होने लग जाता है, शेप में उनकी एनर्जी जो है स्टोर होने लग जाती है। तो अगर वो इलास्टिक नेचर हुआ उनका तो वो वापस से रिटर्न आ जाएंगे अपने शेप में। लेकिन अगर इलास्टिक नहीं है तो वापस से शेप रिगेन नहीं कर पाएंगे, और शेप रिगेन नहीं करेंगे मतलब कुछ परमानेंट लॉस हो जाएगा हमारा वहां पर। तो कुछ परमानेंट लॉस हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि आफ्टर द मैक्स डिफॉर्मेशन वो वापस से कोलिजन के बाद रिफॉर्म जब होंगे तब पता चलेगा कि कितनी एनर्जी वहां पर लॉस हो गई। तो अगर वो प्योर इलास्टिक है तो कुछ भी रिफॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो हमने अब एक्चुअल देखे थे कि ये एक्चुअल टाइप ऑफ कोलिजन्स है, वो तो फिजिकली देख के पता चल रहा था। ये रियल टाइप ऑफ कोलिजन है कि कैसे कोलिजन होने वाला है। तो हमने बात की कि कोलिजन में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा क्या, इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि यार वो वापस पूरा रिटर्न आ गए हैं, मतलब उन पे काइनेटिक एनर्जी थी, वो लोग डिफॉर्म हुए, डिफॉर्म होने से काइनेटिक का कुछ पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये श्योर नहीं है कि अगर 100% काइनेटिक थी तो पूरी 100% पोटेंशियल हो जाएगी, नहीं। हो सकता है कि 30% पोटेंशियल और 70 रिमेन रहे। तो ये जो 30 चेंज हो गया है पोटेंशियल में, ये वापस से अगर
रिफॉर्म में आ गया तो पूरी काइनेटिक एनर्जी फिर से हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो फुल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर काम करता है और नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब हम इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। फिर हमने बात की कि यार इलास्टिक के बाद इनइलास्टिक टर्म होता है। तो इनइलास्टिक टर्म मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेट्स से 100 का 40% कन्वर्ट हुई किसमें, पोटेंशियल में। तो अब ये जो 40% कन्वर्ट हुई है, अगर ये वापस से रिकवर हो गई तो इलास्टिक होगा, लेकिन अगर रिकवर नहीं हुई, लेट्स से 20% पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, तो रिकवर से 20% हुई। अच्छा, पहले 60% बची ही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप को हम बोलते हैं पार्शियल कंजर्वेशन, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेशन काम कर रहा है। तो मतलब हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते और ये बोलेंगे कि सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड इट इज रिटेन्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने बात की थी परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक का एकदम सबसे फुलेस्ट वर्जन, जिसमें अगर 100% काइनेटिक एनर्जी में से 40 कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल में, तो अब ये वापस रिटर्न नहीं आएगी, वापस रिटर्न नहीं आएगी, फुल लॉस होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या काइनेटिक कंप्लीट लॉस करा दोगे क्या? नहीं, काइनेटिक का जो पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है सिर्फ वो ही लॉस होगा। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? बताओ यार, काइनेटिक का जो पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है सिर्फ वो पार्ट लॉस होगा, तो जो बेसिक काइनेटिक है वो तो बचेगी ही ना। तो ये मत कर देना कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब फुल लॉस करा दो, रिमेन कितना कर दो, जीरो, ऐसा होगा क्या? क्या भाई परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या स्टॉप हो जाएंगे क्या वो? नहीं। ठीक है यार, समझ आया सबको? यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया हुआ था। आज हम डिस्कस करने वाले थे सॉल्विंग पे। बताओ यार, पहले ये तीनों टाइप में किसी को कोई दिक्कत? इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, बताओ यार, पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं? चले, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं फिर। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग यार, और ये लेक्चर यार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्विंग के पर्पज से। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन को देखते हैं, ठीक है? पहले हेड ऑन कोलिजन को देखते हैं। हेड ऑन कोलिजन, ठीक है? तो यार हेड ऑन कोलिजन मतलब स्ट्रेट होने वाला है, तो हम इसको बेसिक वे पे ले लेते हैं। कैसे? अच्छा, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में आपको देगा कि लेट्स से ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये आगे जा रहा है, और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है वो पीछे आ रहा है। तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगर ये आगे जा रहा है तो कैसे यूज करेंगे वेलोसिटी, पॉजिटिव, और पीछे जा रहा है तो नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी वेलोसिटी पॉजिटिव ही यूज करूंगा। आप क्वेश्चन में देख के काम करेंगे, अगर पीछे आ रहा है तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करूंगा, मैं सबको आप आगे की डायरेक्शन में मानूंगा। तो लेट से ये m1 है, वो किस स्पीड से जा रहा है, u1 स्पीड से आगे जा रहा है। और लेट से यहाँ पर m2 है, वो किस स्पीड से आगे जा रहा है, कुछ u2 स्पीड से आगे जा रहा है। कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये सिचुएशन थी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब आपसे पूछेगा यार आफ्टर कोलिजन m1 कहाँ जा रहा होगा? तो बहुत चांस है कि m1 m2 से भिड़ेगा और ऐसे रिटर्न आ जाएगा। समझ आया सबको? बट मैंने बताया कि हम साइन एज्यूम नहीं करेंगे, हम साइन एज्यूम नहीं करेंगे, हम मानेंगे ये अभी भी कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है। लेकिन अगर सॉल्व करके v1 की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, मतलब ये किस तरफ रिटर्न हो गया, पीछे की तरफ। क्लियर है कि नहीं सबको ये बात? बताओ यार पहले, ये क्लियर है कि नहीं? बहुत बार मैंने सिखाया। यस सर। हाँ, अगर v1 मैंने सॉल्व किया और वो नेगेटिव आ गया, मतलब उल्टा जा रहा है वो, ठीक है? तो अभी मैं एज्यूम करूंगा कि कोलिजन के बाद भी दोनों लोग अभी भी कहाँ जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं। सो m1 भी अभी कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, और m2 भी आगे ही जा रहा है अभी भी, कोलाइड करने के बाद भी। बट यार कुछ तो गड़बड़ हुआ ना, मतलब कैसे?
अभी सिचुएशन है कि कुछ तो गड़बड़ होगा पक्का। जब ये इसको हिट करेगा तो ये इसको और ज्यादा पुश कर देगा, तो खुद की स्पीड तो थोड़ी कम कर लेगा ना, तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। अच्छा, अभी कोलिजन कब होगा? जब इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी और इसकी स्पीड ज्यादा होगी, कोलाइड कर जाएंगे दोनों। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले कोलिजन में हम क्या यूज करेंगे यार? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताएं क्या हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन? पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1u1 प्लस m2u2। u मतलब इनिशियल स्पीड, और फाइनल मोमेंटम कितना है? m1v1 प्लस m2v2। ठीक। अच्छा, तो यार अभी प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन तो हमें मिल गई, नो प्रॉब्लम, बट इसमें नोन क्या है? आपको इनिशियल कंडीशन नोन होगी। तो यूजुअली क्या होता है यार, u1 एंड u2 नोन है। अगर u1 u2 नोन है तो फिर अननोन क्या होगा? v1 v2 v1 v2 अननोन है। तो यार अभी दिक्कत ये है कि कि यार एक इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हो क्या? नहीं, मतलब हमें एक और यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करेंगे अब यहाँ पर? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब समझ गए कि दो लोगों को हमने दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब हुआ क्या? अब उनके पास स्पीड नई नई आ गई। क्या आ गई? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। बताए कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट एनर्जी कंजर्वेशन में? यार बताएं यार, नो पार्टिसिपेट सर। करके चलना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है, मतलब आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो ना ही सुन रहे हो। यार क्या बताया, कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? यार काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है ना। भाई क्या बात कर रहे हो? अभी तो सिखाया ना, तीन टाइप के कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक। तो इलास्टिक में तो कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक में रहती है क्या? नहीं, नहीं, लॉस हो जाती है। लॉस हो जाती है। तो कहां से भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे? ये गलत चीज है, रॉन्ग। और आयल से नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि इलास्टिक में तो कंजर्व रहती है, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि रॉन्ग हमें मतलब ऑलवेज है। कुछ टाइम के लिए सही हो सकता है, वो है इलास्टिक। बट ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉस हो जाएगा ना, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं। समझ आया? तो सॉल्विंग नहीं कर सकते हैं तो कुछ अच्छे साइंटिस्ट आएंगे और हमको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे साइंटिस्ट, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या भाई पहले किसी ने सुना है क्या ये? बताया, किसी ने सुना पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन? ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा यार, नो तो बोल ही सकते हो ना, नो बोलने में टेंशन है। ठीक है, देखिए, चले। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन उन्होंने क्या बताया यार कि एक थ्योरी के थ्रू समझाया कि यार कोलिजन हम कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यार ये जो है, ये इसको अप्रोच कर रहा है। सोचो, इसकी स्पीड है 30 और इसकी स्पीड है 20। बताओ ये किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है इसे? बेसिकली रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 10। ओके गुड। सोचो कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई 5 और इसकी स्पीड हो गई 20। बताओ अभी ये किस स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं? 15। 15। 15 कोई टेंशन किसी को इसमें? नहीं। तो न्यूटन सर ने यही बात बताई हमें, क्या? कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। क्या?
रेशियो ऑफ देयर relative speeds after collision and before collision is constant। ठीक है, और वो जो रिलेटिव स्पीड है उसको इसने क्या बोला कि कोलिजन के पहले वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो उसे अप्रोच बोला, और कोलिजन के बाद क्या कर रहे होंगे, दोनों दूर जा रहे होंगे ना, सेपरेट हो रहे होंगे तो उसको सेपरेशन बोला। मतलब एक और डेफिनेशन बात की उन्होंने, क्या, रेशियो ऑफ, ये इसी के आगे लिखते हैं, मीन्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। गुड गुड। और ये जो कांस्टेंट है इसे स्पेशल नेम दिया उन्होंने, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ restitution। यस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई कैसे डिफाइन है, बहुत ही सिंपल वे पे ई डिफाइन है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो रिलेटिव आफ्टर कोलिजन। अच्छा ठीक है, ये आफ्टर को ये पूरा लिखने से बेटर है, मैं सीधे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, तो जब सेपरेट हो रहे होंगे तब कौन ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा। सो v2 माइनस v1 अपॉन, जब वो क्लोजर आ रहे होंगे तब कौन ज्यादा होगा, v1 माइनस v2। u1 वाला ज्यादा होगा। सो u1 माइनस u2। तो ये हमारा याद करने वाला काम बन जाता है। क्लियर? ये हमारा e जो है, e का फॉर्मूला हमें याद रखना है, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगी, कौन सी, मोमेंटम, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। समझ आया? तो एग्जाम में ई की वैल्यू दी होती है या फिर आपसे पूछेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो एज पर न्यूटन हमें कुछ वैल्यूज बता के रखी हुई हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू, ई की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है बट 0 से ज्यादा होती है। ठीक है, और बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक की। परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अच्छा एक चीज देखने को मिलेगी यार, ई की वैल्यू 1 तो ठीक है, 1 है तो मतलब टेंशन नहीं है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ई 0 रखने में बहुत ही अच्छी बात हो जाने वाली है। सोचो इस वैल्यू में मैं ई 0 रख के चेक करता हूँ, देखना क्या होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्या, कि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। अगर E को 0 रख दिया तो v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। व्हेन E इज इक्वल टू, हमने 0 रख दिया, इसका मतलब क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर कोलिजन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। इसका मतलब हाँ, आफ्टर कोलिजन वो लोग अलग हुए ही नहीं,
ये कोलाइड हुए, ये किसी स्पीड से आया, ये किसी स्पीड से आया, कोलाइड हुए, और कोलाइड होने के बाद ये भी 10 से चल रहा है, ये भी 10 से चल रहा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साथ में चल रहे हों। तो कोलिजन के बाद वो कभी सेपरेट हुए ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो इस बॉक्स को इसने हिट किया अगर, तो दोनों साथ में ही चलने लग गए। अब समझ आया आइडिया? तो V1 इज इक्वल टू V2 का मतलब है बोथ आर मूविंग टुगेदर। क्लियर? मतलब दे स्टिक्स, बोथ आर मूविंग टुगेदर, मतलब दे विल स्टिक टू ईच अदर। वो हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो अब हमारे पास दो चीजें हैं क्या? ई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी होगी, तो ई की वैल्यू से देखो एक इक्वेशन आ जाएगी V1 V2 में, क्योंकि U1 U2 तो अननोन है, और एक इक्वेशन कहां से आ गई? मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ आया? तो एग्जाम में आपको दोनों सॉल्व करनी होगी। क्या क्या सॉल्व करनी होगी? एक मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन, दोनों सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बट मैं क्या करता हूं, मैं आपको सॉल्व करके ये इजी कर देता हूं। मैं सॉल्व करके आपको रिजल्ट्स बता देता हूं, जिससे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इधर आप एग्जाम में फास्ट सॉल्व भी कर सकते हो या फिर याद भी रख सकते हो। मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सॉल्विंग मोमेंटम कंजर्वेशन, solving momentum conservation and restitution equation। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि हमारे V1 V2 की वैल्यू क्या आएगी। इधर आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका मन करे, आप डायरेक्ट याद रख लोगे तो बेटर है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। नहीं भी रखोगे तो काम बन जाएगा, 2 मिनट लगता है इक्वेशन सॉल्विंग में। ठीक है, तो चले देख लेते हैं V1 की वैल्यू क्या हो जाती है सॉल्व करने के बाद। V1 की वैल्यू आती है M1 V1 प्लस, सॉरी U नोन है ना हमें, M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस, अभी देखो इस तरीके से फील करेंगे हम इसे कि यहाँ पर V1 रखा हुआ है तो यहाँ पर M2 बाहर आएगा। सो E टाइम्स M2 ब्रैकेट में, अगर यहाँ पर V1 हमें चाहिए तो हम लिखेंगे क्या? U2 माइनस U1 डन ओवर M1 प्लस M2। अच्छा, जो लोग इसको एज अ फॉर्मूला देख रहे हैं वो डर जाएंगे देख के, और जो लोग इसको एज अ पैटर्न देख रहे हैं उनको तुरंत याद हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं पैटर्न? अभी मैं V2 की वैल्यू लिखूंगा तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि क्या पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो करना है। देखें, अच्छा कोई बता सकता है कि V2 की वैल्यू फिर क्या होगी? M1 U1 plus M2 U2 plus वेरी EM1 वेरी गुड, U1 minus U2। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप लोग पैटर्न समझ गए, बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लगा यार कि थोड़ी सी चीजों को माइंड में रखना है और पैटर्न कैच करना है, काम बन जाएगा। M1 U1 ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है एग्जैक्टली। सो M2 U2 प्लस, अब मैं V2 निकाल रहा हूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा E टाइम्स ऑफ M1 और वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब कि अब हो जाएगा U1 माइनस U2। ठीक, तो गलती नहीं करना है, अच्छे से करना है तो सही आ जाएगा। अब इसमें एक रिस्क होता है, पता है रिस्क क्या है? ये अगर आपने थोड़ा भी अंतर कर दिया तो आंसर उल्टा आ जाएगा ना। मतलब आंसर तो आप सॉल्व कर लोगे, आई गारंटी। एक का आंसर आ रहा है 15, एक का आंसर आ रहा है 10। पता है गलती क्या होती है स्टूडेंट से? इसको 10 कर देते हैं और इसको 15 कर देते हैं। समझ आया गलती? मतलब आपको ये याद नहीं रहता कि किसके टाइम पे कौन सा यहाँ पर करना है। तो यार ये तो रिस्क रहेगा ही,
इसलिए इधर आप सॉल्व कर लो, अगर आप याद रख रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके चलना पड़ेगा और ये दोनों वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। डन। चले अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेशल चीजों पे। क्या कि मैंने बताया कि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हो रहा है, याद है? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। इसका भी पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ आया यार? याद रहेगा कि नहीं भाई? याद रहेगा सबको? यस सर। ओके गुड Yes. गुड। अब क्या करते हैं, अब मैं सारे कोलिजन में आपको थोड़ा सा इलास्टिक और इनइलास्टिक में ये वैल्यूज लिख के दिखा देता हूँ कि कैसी फील आने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि देखो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इलास्टिक और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक, देखिए अगर इलास्टिक है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखना कितना बेटर सॉल्विंग हो जाएगा इसमें। अगर मैं बात करूं फाइनल स्पीड, ठीक, ई की वैल्यू क्या रख देनी है हमें 1। डन। तो देखो ये तो पूरा वही आएगा, मतलब इलास्टिक में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इन इलास्टिक में देखना कि क्या होगा। सपोज सिचुएशन थी m1 था, ये u से आ रहा था u1 से, ये m2 है, ये किससे जा रहा है u2 से जा रहा है। आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड क्या हो गई है, कुछ v1 हो गई है और इसकी स्पीड v2 हो गई है। तो यार सॉल्व करना पड़ेगा, e की वैल्यू 1 रखना मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगी v1 की वैल्यू बताएं, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या था m2 हाँ u2 तो minus u1। वेरी गुड। तो यहाँ पर e की वैल्यू क्या है 1 है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आने वाला है m2। समझ आया? यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, ये सिचुएशन ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है e आ रहा है, तो e की वैल्यू हमें क्या रख देनी है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो 1 रख देंगे। समझ आया? तो अगर हमें इलास्टिक कोलिजन दिया है तो e की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो e यहाँ से हट जाएगा, बाकी अपना u2 माइनस u1 रख देंगे ओवर m1 प्लस m2। अच्छा एक चीज बताए ना, एग्जाम में ये पूरा फॉर्मूला लिखना नहीं होता, एग्जाम में ये फॉर्मूला मत लिखा करो, डायरेक्ट वैल्यू रखा करो, क्योंकि मुझे पता है m1 m2 ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। अच्छा फिर v2 की बात करें तो v2 हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, क्या था हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या था 1 1 minus माइनस ई स्क्वायर। तो यार ये 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, ई को अगर हमने 1 रखा, ये वैल्यू रखी 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी 0. यही बताना चाह रहे थे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 होगी, क्योंकि इलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है ना। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक का देख लेते हैं, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा v1 की वैल्यू e इज इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा v1 m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2। वेरी गुड। अच्छा यार v2 की भी वैल्यू यही आएगी, तो यही तो हमने देखा था ना इनइलास्टिक में, e 0 होने की वजह से v1 v2 क्या आते हैं
सेम आते हैं। तो ये अपना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और मैं यही बताना चाह रहा हूँ दैट v1 इज इक्वल टू v2 आता है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? देखो ये E 0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम चेंज होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्स लॉस मतलब समझ जाना कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हो जाएगा हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन नहीं है किसी को, ये क्लियर हो गया सबको। इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक समझ आया यार? यस सर। ओके, यस गुड सर। गुड। चले, तो ये तो था कि फॉर्मूले के बेसिस में हम चीजों को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग पे बात कर लेते हैं कुछ। क्या, जैसे मैंने बात किया कि इनइलास्टिक में तो ठीक है, हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा। तो एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, कोलिजन विद बिगर ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज ये m1 है, m1 है और ये कुछ स्पीड से आ रहा है u1, और ये अपना m2 है, ये किसी स्पीड से जा रहा है u2 से। तो थॉट ये है, सिचुएशन ये है कि m2 बहुत ही ज्यादा है m1 से। समझ आया हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं? m2 बहुत ही ज्यादा है किससे? m1 से। तो अगर ऐसा कुछ है तो मान लेते हैं हम इनको स्पीड मिल गई क्या, v1, और इसको स्पीड मिल गई v2। अभी देखिएगा क्या बताना क्या चाह रहा हूं मैं एग्जैक्टली, अभी आपको समझ आएगा कि पहले तो हम लगा देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, अब एक चीज देखना कि यार अगर m2 बहुत ज्यादा है तो याद है हम क्या किया करते हैं, सोचो अगर एक है नंबर 1 और m2 है कितना 1000, तो बेटा 1/1000 अगर किसी के साथ ऐड करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को m2 से डिवाइड करा देंगे पूरी इक्वेशन को। सो लेट्स से डिवाइड इट विद m2, हायर वाले मास से डिवाइड करा दिए, तो देखो क्या बनेगा, m1 बाई m2, ये हुआ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 ओवर v1 प्लस v2। तो इसका मतलब ये है कि इफ सिचुएशन देखे, इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो इसका मतलब m1 बाई m2 क्या होगा, एक बहुत ही स्मॉल नंबर होगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर कर सकते हैं ना, वेरी स्मॉल नंबर होगा ये। तो ये कर सकते हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली इन दोनों को क्या कर सकते हैं, 0। तो इसका मतलब आ गया बेटा u2 इज इक्वल टू v2। तो इसका मतलब ये है कि बिगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी। समझ आया कि हम क्या बताना चाहते हैं, कि अगर हम कोलिजन विद बिगर ऑब्जेक्ट्स है तो द स्पीड ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। इसका मीनिंग ये है द स्पीड ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। अच्छा यार, अगर स्पीड चेंज नहीं हुई तो सोचो, आप फील करो, अगर आपने ये बोल दिया कि सर इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, तो क्या इसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए क्या फिर? नहीं, क्योंकि यार अगर इसका मोमेंटम 100 है, इसका मोमेंटम 50 है, सॉरी इसका मोमेंटम 5000 है, आपने कहा कि सर इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो दोनों का मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए ना। समझ रहे हैं आप? तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बना ना, फिर सॉल्विंग ही क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये देख के आपको लगेगा कि सर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन हमने एक अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ही नहीं।
आपको समझ आया? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे, ये चीज इग्नोर कर रहे हैं ना। रियल में जीरो है क्या ये? नहीं, हम जीरो मान के इसे हटा दे रहे हैं। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन विद बिगर ऑब्जेक्ट्स में हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे। समझ आया? तो काम की बात क्या है, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, question don't use conservation of momentum instead assume there will be no change in the speed of bigger object। यार ये समझ आया? अच्छा, ये सिर्फ सॉल्विंग वाली बात है यार। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं, बताओ। इस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं? रहता है। रहता है। हर टाइप के कोलिजन में रहेगा भाई, हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसमें भी रहेगा। बट क्वेश्चन सॉल्विंग में मतलब डिफिकल्ट रहेगा अगर आपको m1 m2 बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ गई। मतलब अगर ऐसा सॉल्व करना पड़ गया 0.001 प्लस 200 इज इक्वल टू समथिंग, तो समझना टफ हो जाएगा। ये 200 के साथ 0.001 की क्या वैल्यू। तो क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करेंगे हम, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे और क्या मानेंगे कि बिगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन अब काम आने वाली है, ई वाली इक्वेशन। समझ आया? ई वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्लियर? तो इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या? सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कोलिजन विथ वॉल और ग्राउंड। बेस्ट example of above situation is wall और ग्राउंड। सोचो, अगर वॉल या ग्राउंड के साथ कोलिजन करा रहे हो तो क्या ये वॉल बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा ना यार? समझ रहे हैं आप? तो सोचो, वॉल के साथ अगर हम कोलिजन दिखा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट था, किस स्पीड से आया, u1 स्पीड से आया, m1 मास। क्या वॉल का मास काउंट करेंगे क्या फिर? अब नो जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं m2, बट जरूरत नहीं है। u2 कैसा है, रेस्ट पे है। तो आफ्टर कोलिजन u2 कैसा रहेगा, रेस्ट पे। तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं क्या मैं इसमें? नहीं, मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, ई वाली। क्लियर? ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 क्या रहेगा, v2 तो वॉल है, वॉल अभी भी कैसी रहेगी, जीरो रेस्ट पे, माइनस v1 इज इक्वल टू u1, तो अभी u1 पता ही है, और u2 कैसा है, रेस्ट पे। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये किस स्पीड से रिटर्न आएगा, माइनस ई टाइम्स u1 स्पीड से रिटर्न आएगा। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधे बोलेंगे कि अगर ये कोलाइड करेगा तो ये किस स्पीड से रिटर्न आएगा, माइनस मतलब डायरेक्शन बता रहा है, e इंटू u1 से। समझ आया? माइनस मतलब डायरेक्शन बता रहा है। लिख दूं क्या अब, ये भी लिख देता हूं, चलो, अपोजिट डायरेक्शन। और रिबाउंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज और, मैं ऑलमोस्ट कोलिजन की सारी चीजें आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोलिजन और एक्सप्लोजन वाला प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हैं। चल एक बार ग्राउंड के साथ जल्दी से देख लेते हैं। ग्राउंड के साथ देखें, अगर एक बॉल को ऐसे छोड़ दिया है एच हाइट के बाद, तो एच हाइट के बाद आपको पता है कितनी स्पीड गेन कर लेगा एच हाइट के बाद, √2 GH, याद है?
यस सर। एच हाइट के बाद। तो जब ये हिट करेगा तो √2g1 स्पीड से हिट करेगा। तो लेट से, चलो ठीक है, मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो u1 होगा वो √2gh होगा अगर h हाइट से ड्रॉप किया h हाइट से। ठीक, तो अभी कंफर्म हुआ कि इस तरीके से कोलाइड करेगा। तो ये रिबाउंड फिर किस तरीके से होगा, ये जो इसकी v1 होगी वो होगी e टाइम्स ऑफ u1। समझ आया? तो अगर इलास्टिक है तो E1 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सेम स्पीड से जाएगा, और अगर इनइलास्टिक है तो आप जान ही गए। समझ आया यार? अच्छा, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे देखेंगे फिर? क्या वॉल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया क्या? नो। तो No, M1 sir. M2 को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे फिर ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -E टाइम्स ऑफ U1। ठीक है, अगर इलास्टिक है तो पूरा फुल स्पीड से रिटर्न आएगा, अगर इनइलास्टिक है तो कुछ कम आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो 0 से रिटर्न आएगा। दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यार अब फॉर्मूला वो वाला यूज नहीं करेंगे हम। समझ आया? क्यों? क्योंकि M2 नहीं पता ना, ग्राउंड का मास थोड़े ना लेने लग जाओगे। तो रियल में किसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है? सिर्फ M1. M1 की लॉस हो रही है ना, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। फिर सीधे ही लिख दो ना क्या काइनेटिक एनर्जी M1 की लॉस हो रही है। पहले मतलब बाद में स्पीड हो गई है V1, पहले स्पीड थी U1। ठीक है, तो इसे आप ऐसा लर्न मत करो, ये बस तुरंत आप वहां पर सॉल्व कर दोगे। V1 को क्या लिख सकते हैं, E टाइम्स ऑफ U1। अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, लॉस मतलब हमें यूज करना पड़ेगा U1, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो जाएगी, ये लिखना पड़ेगा। तो V को क्या लिख सकते हैं, E टाइम्स ऑफ U1। तो U1 कॉमन आ जाएगा, M1 U1 स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। समझ आया सबको? यस सर। क्लियर ये चीज? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, वो जो फॉर्मूला था M1 M2 बाई M1 प्लस M2, हमने क्या किया, M2 का डिवाइड कर दिया इक्वेशन में। तो जब M2 का डिवाइड किया तो यहाँ पर M2 आ गया और यहाँ पर M2 आ गया, ये तो बन गया 1, और ये M1 बाई M2 तो बहुत छोटा हो गया ना, नियरली क्या मान लिया हमने, 0। तो सिर्फ क्या बचा हमारा, M1 बचा। ठीक है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला है, बस स्पेशल क्राइटेरिया लगा दिया है हमने। तो यार ये स्पेशल क्राइटेरिया समझ आया सबको? यस सर। ओके, तो यार कोलिजन में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, मतलब जो भी हमें डेटा पढ़ने और सीखने वाला था वो हमने कर लिया है। अब सिर्फ काम बचता है किसका, सॉल्विंग का। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है तो बहुत ही एक स्पेशल सिनेरियो दिखता है कोलिजन्स में। देखें, when two objects of similar masses collide, तो क्या होगा देखें। सोचो अभी ये मास m1 है और ये u1 से जा रहा है, और ये सॉरी m1 अब क्यों लिख रहा हूं मैं, तो सिर्फ m लिखूंगा ना इसको। दोनों का मास क्या है, m है, और ये u2 से जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। सोचो आप m1 m2 को क्या लिख दो, m, तो देखें क्या आंसर आएगा। देखें v1 का आंसर देखो क्या आएगा, याद है m1 u1 यहाँ पर लिख रहे थे, यस। m2 u2 सब, तो ये सब तो कॉमन आ जाएगा ना। और नीचे क्या आ रहा था, m1 प्लस m2, तो नीचे क्या बचेगा, 2m हो जाएगा ना। ठीक है, और m कॉमन लेके क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब क्या दिखेगा, v1 दिखेगा u1 प्लस u2 प्लस e टाइम्स, ये याद है यहाँ पर u2 माइनस u1 2 1. अपॉन 2।
2m रहा होगा ना, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आया। एंड v2 क्या हो जाएगा, v2 भी यही रहेगा, u1 प्लस u2 प्लस e टाइम्स U1. U1 u1 minus माइनस u2 U1 minus U2. अपॉन 2। तो ये भी फास्ट कर सकते हैं अगर मासेस सेम होंगे। अब इसमें देखना मासेस सेम में फॉर इलास्टिक कोलिजन देखना, फॉर इलास्टिक कोलिजन मतलब ई क्या ले लेना है हमें, ई इज इक्वल टू 1। अब देखें v1 इज इक्वल टू सॉल्व करें, देन v1 देखे क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 रख देता हूं तो u1 प्लस u2 प्लस ई को 1 रखा तो u2 माइनस u1 बाई 2। देखो क्या हुआ, कौन कैंसिल हो जाएगा, u1। आंसर क्या आ गया, 2u2 बाई 2U2. बाई 2, मतलब क्या आंसर आया, u2। U2. अच्छा चले v2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आप पैटर्न समझ गए, क्या आंसर आना चाहिए, U1. ओके तो u1 आंसर आना चाहिए, ऑफ कोर्स u1 आएगा। दोनों कट कर लेते, क्या कट होगा, u2 कट हो जाएगा, तो क्या सॉल्विंग हुई, ये आ गया 2u1 बाई 2, मतलब क्या आंसर आया, u1। U1. कुछ काम की बात समझ में आ रही है, पहले वाले को दूसरे की स्पीड मिल गई और दूसरे वाले को पहले की स्पीड, तो ये बन गया हमारा एक बहुत ही स्पेशल क्राइटेरिया ऑफ कोलिजन। और देखना कितना अच्छा क्राइटेरिया है ये, क्या, व्हेन इक्वल masses collides, equal masses collide elastically, they switches their velocities। समझ आया, so they switch their velocities, क्लियर। मतलब देखो क्या हुआ, ये हुआ कि अगर एक m मास का u1 से जा रहा था और एक m मास का u2 से जा रहा था, तो आफ्टर कोलिजन मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, इसको कितनी स्पीड मिल जाएगी, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी v1 है ये, v1 हो जाएगा u2 जैसा, और v2 u1। अभी देखना, अभी देखना, फील करना, अभी क्या अच्छी सी चीज बताने वाले हैं आपको। कुछ ऐसा सेटअप याद है, मूवीज में देखा होगा आप, ऐसे बॉल्स रहती हैं, अरे यार क्या बन रहा है, सेम साइज की सेम मास की बॉल बनानी है, कुछ याद आ रहा है। अगर आप ऐसे एक बॉल को हाँ हिट करते हैं तो बाकी सारी बॉल्स मूव नहीं होती, देखा है, सिर्फ सीधा लास्ट वाली बॉल मूव होती है। Yes, sir. हाँ तो देखिए कि ये क्या चीज है और कैसे वर्क कर रहा है। न्यूटन्स पेंडुलम जैसे है ना। हाँ नहीं, नेम ही इसका न्यूटन्स पेंडुलम है, ठीक है। देखे न्यूटन्स पेंडुलम है और बेसिकली सबके मास सेम होते हैं, तो सबके मास सेम है और इनकी डिजाइन ऐसे की जाती है कि ये जब कोलिजन करते हैं तो पता है कैसा करते हैं, प्योर इलास्टिक कोलिजन होता है यहाँ पे। कैसा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। Pure elastic. हाँ तो अब देखना इलास्टिक कोलिजन मतलब देखना क्या होगा कि सोचो आपने एक को इसको ऐसे स्विंग करा दिया, ठीक, यहां से आपने इसको ड्रॉप किया तो इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी, तो जब ये हिट करेगा, देखें प्रोसीजर देखें क्या होगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट बगल वाले ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से हिट करेगा, इलास्टिक कोलिजन होने वाला है, तो लेट से इसके पास स्पीड है कुछ u1, अभी ये बगल वाला तो कैसा है, रेस्ट पे है, दोनों का मास m है, तो आफ्टर कोलिजन क्या दिखेगा, आफ्टर कोलिजन क्या दिखेगा आपको बताए, दे First विल one स्विच, less speed. यस दे विल स्विच, तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरे वाले को स्पीड क्या मिल जाएगी, u स्पीड मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ, मैं नेम दे देता हूं, जैसे ये है नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है,
सो ये नंबर 1 रेस्ट पे आ गया, ये नंबर 2 है, ये 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 वाला किससे कोलाइड करेगा? 2 वाले के U. पास स्पीड आ गई u, तो ये 3 वाले से कोलाइड करेगा। 3 वाला तो अभी कैसा है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये वाला 2 है और ये 3 से कोलाइड करने वाला है। सो आफ्टर कोलिजन ये कैसा आ जाएगा? 2 वाला रेस्ट पे और 3 वाला u से। इसका मतलब ये है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि कोलिजन हो रहा है, आपको सीधा क्या दिखेगा कि पहले इस वाले के पास थी स्पीड, इसने दे दी इसको, इसने दे दी इसको, इसने दे दी इसको और ये दे देगा इसको। तो ये बीच वाले तो सारे लोग रेस्ट पे आ गए ना। तो आपको दिखेगा सिर्फ क्या कि ये आया और ये इधर गया, बीच वाले सारे कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। समझ आया कैसे वर्क कर रहा है ये? Yes, sir. भाई किसी को कोई डाउट क्या है ये स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट? यार बाकी लोग? No, sir. No, sir. ओके नो गुड सर। गुड गुड, चले बहुत बढ़िया। अच्छा सोचो अभी इसमें मैं इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक कर लेता हूँ, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन हो गया, ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, इसको हाईलाइट करके रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आज जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे टूल्स है, एकदम सारे सीक्रेट रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है, दे दिए मैंने आपको। अब कुक करना पूरा आपका काम है अच्छे से। चले यहाँ पर अगर हमने क्या कंसिडर कर लिया? फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, perfectly inelastic, for perfectly inelastic collision। देखें तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या रख देनी है अभी? 0। 0। जीरो। E की वैल्यू 0 रख दी तो कोई टेंशन आने नहीं वाली। देखें ये M था, U1 स्पीड से जा रहा था, ये M है, U2 स्पीड से जा रहा है। देखें आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है? ये V1 से जाएगा और ये V2 से। देखो इनइलास्टिक है तो दोनों को कैसे जाना चाहिए था? साथ में जाना चाहिए था। तो ये बात आप माइंड में रख लो, मैं साथ में ही बना देता हूं कि दे विल मूव टुगेदर, V1 हैज टू बी इक्वल विद V2। क्लियर? इनइलास्टिक का ये लॉजिक ही है कि दोनों को साथ में ही मूव करना पड़ेगा। चलो मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। डन। सो V1 की वैल्यू देखो क्या आएगी? M सबसे कॉमन लेके नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आया? और E2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। मतलब क्या आंसर आएगा? U1 plus U2 by 2। क्लियर? और सेम आंसर आएगा किसका? V2 भी। एंड V2 का आंसर भी क्या आएगा? सेम, U1 plus U2 by 2। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा अगर आपको सारे टूल्स याद है। अगर ये टूल्स भी याद है पूरा प्रॉपर तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। कोई डाउट क्या किसी को अभी? अच्छा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा फिर? मैक्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चलो सॉल्व करते हैं। हाफ m1 m2 मतलब क्या हो जाएगा? m² अपॉन 2m। 2m। फिर क्या होगा? u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्लियर? तो क्या आएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आंसर आएगा 1/4, नीचे का एक 2 आ गया ना, m u1 माइनस u2 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? चले तो ये पूरा वो था कोलिजन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैंने जो बता दिए। अच्छा एक चीज और, एक और लास्ट पॉइंट, लास्ट, हेड ऑन कोलिजन इन 2D। हेड ऑन कोलिजन इन 2D मतलब 2D मतलब क्या? जैसे कैरम बोर्ड करते हैं ना, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है जब, तो आप देखते हो क्या कि ये एकदम स्ट्रेट ही जाता है क्या? नहीं, समटाइम्स थोड़ा सा टिल्टेड भी जा सकते हैं। तो 2D कोलिजन क्या होता है देखें, सपोज ये M1 है, U1 से जा रहा है और ये M2 है, ये U2 से जा रहा है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुआ, कोलिजन के बाद एकदम अलग ही सिचुएशन देखने को मिली। कैसे?
ये ऑब्जेक्ट 2D में मूव करने लग गए, मतलब ये वाला इससे कोलाइड तो हुआ लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अब जाने लग गए। मतलब आफ्टर कोलिजन ये इस तरफ जाने लग गया v1 स्पीड से m1 और ये वाला इधर कहीं जाने लग गया। समझ आया किस टाइप का कोलिजन हुआ? Yes, sir. ओके गुड। तो ये हो गया 2D का कोलिजन हो गया ये m2। तो 2D के कोलिजन में हमें देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में हुआ था। स्ट्रेट इम्पैक्ट तो इसी डायरेक्शन में हुआ था, तो x डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है? F नेट इन x डायरेक्शन 0. 0। अच्छा y डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा क्या? नहीं, तो F नेट इन y डायरेक्शन भी तो 0 ही है ना। इसका मतलब हम जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं वो दोनों डायरेक्शन का कर सकते हैं। समझ आया? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये कुछ थीटा एंगल, मतलब लेट्स से θ1 और ये कुछ θ2 पर स्प्लिट होने वाले हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स वाई का अलग अलग लगा सकते हैं। समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ, तो इसमें और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इलास्टिक इनइलास्टिक वाला आपको सॉल्व करना ही है, सिर्फ कंजर्वेशन 2 लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन वो अब हम 2 लगा सकते हैं। कैसे? वाई एक्सिस का भी कंजर्व करा सकते हैं। डन। तो वाई एक्सिस का एक ऊपर जा रहा है तो एक हमने नीचे कंसिडर किया हुआ है। मतलब क्या? m1 v1। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम था क्या वाई एक्सिस में? No, इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस No, sir. नहीं था, नहीं था। तो ये इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। फाइनल मोमेंटम m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin थीटा। तो इससे कंफर्म पता चलता है कि v2 की डायरेक्शन जो है वो sin थीटा की डायरेक्शन नीचे आएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा 1, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, ये हुआ वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्स डायरेक्शन का भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में तो इनिशियल मोमेंटम था, कितना था? m1 u1 प्लस M2 U. m2 u2। ठीक है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 ये था, इज इक्वल टू फाइनली एक्स डायरेक्शन में कितना है? m1 u1 cos थीटा 1, सॉरी v m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। समझ आया यार? तो ठीक है, तो ये इस तरीके से मोमेंटम कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमें किसका आ गया 2D का, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये समझा दिया था। तो यहाँ से हमारे पूरे टूल्स कंप्लीट होते हैं किसके? कोलिजन के। अब हमें सिर्फ ऑब्लिक कोलिजन पढ़ना है, वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं यार, एग्जाम्पल देखने। अभी तो जस्ट हम सॉल्विंग पूरा एक्सप्लेन कर रहा था मैं, अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बेसिक एग्जाम्पल से चलो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल से। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg है और ये एक ऑब्जेक्ट है 4 kg। ठीक, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। डन। सो फाइंड their velocities after an inelastic collision such that E की वैल्यू कितनी है 1/2। तो एक तो है कि आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के तुरंत v1 v2 लिख सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊं। मैं विदाउट फॉर्मूला मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं।
तो विदाउट फॉर्मूला अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन वाइज यूज करेंगे। डन। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, m1 कितना है 2, u1 कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 5, m2 कितना है 4 और u2 कितना है -2. -2। ठीक है, तो अभी चलो सॉल्व कर देते हैं यार। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अच्छा पहले हमें ई की इक्वेशन यूज करनी चाहिए ना, एक इक्वेशन वहां से मिलेगी फिर हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे बेटर। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, पहले यही कर लेते हैं। चले m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो सारी वैल्यूज रख देते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया 10, 10 माइनस दिस तो 8 आ गया। सो मतलब कितना आएगा 2। सो 2 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, सो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ जाएगी v1 प्लस 2v2 इज 1। दिस इज इक्वेशन 1। अब यूज करें क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, E इज इक्वल टू क्या था v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। सो v2 v1 तो नहीं पता है, v2 माइनस v1 नहीं पता है, अपॉन u1 कितना है, u1 है 5 और u2 है -2। ओके, सो u1 है 5 माइनस u2 कितना है -2। सो ये कितना आ गया, E2 की वैल्यू कितनी है 1/2 दी है ना। सो ये हो गया v2 माइनस v1 अपॉन 5 to 7। सो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो इक्वेशन क्या बन गई, 2 माइनस 2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 7। समझ में आया, एग्जाम में ये इक्वेशन बस सॉल्व कर देनी है दोनों को। तो दोनों इक्वेशन को क्या करनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, v1 की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब मुझे लगता है आपको सॉल्व करना पता है कि मल्टीप्लाई करके पहले एक कोई पैरामीटर सेम करते हैं। सो लेट्स से सेम है ऑलरेडी, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 7। हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, सो दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ गया 3v1 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ -6। सो v1 कितना आ गया -2 और v2 कितना आ जाएगा, सॉल्व करें, देन v2 को सॉल्व करें, किसी एक इक्वेशन में रख दें। यहाँ पर v1 कितना है -2 आ गया, सो -2 इस तरफ जाएगा, -2 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरफ जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2. 3/2। ठीक है, सो यार अब ये सॉल्व कर लोगे आप लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये तो सॉल्व कर लोगे। ये आ गया हमारा आंसर v1 v2। कोई दिक्कत किसी को इसमें, No, sir. पक्का सबको समझ आ गया ना अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. अब चलो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस वगैरह भी पूछ सकता है, वो सब आप कर लोगे अब यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो करते हैं, बताएं v1 क्या हो जाएगा, v1 m1 u1 plus m1 डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं हम सीधा, 2 इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 u2 वैल्यू कितनी है -2 प्लस e कितना है 1/2. 1/2, m2 कितना है 4, 4. फिर यहाँ पे क्या रखेंगे u2 minus u1. u2 minus u2 u1. कितना है -2 माइनस u1 कितना है 5. 5। समझ आया यार सबको, Yes. अपॉन 2 प्लस 4. तो देखिए सॉल्व करें, आंसर कितना आ जाएगा 5 to 10 -8 प्लस 2 इंटू ये कितना हुआ -7। क्लियर, तो कितना हो गया -14 अपॉन 6। आंसर देखिए क्या आ जाएगा
16 मतलब -2 आ गया। कोई डाउट क्या है किसी को? यार समझ आया सबको? Yes. ओके गुड। अब जल्दी से सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू -2 प्लस हाफ इंटू 2 और यहाँ पे क्या रहेगा? u1 माइनस ऑफ माइनस u2 अपॉन 2 + 4। तो फॉर्मूला याद करने का बेनिफिट देख रहे हो? क्वेश्चन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। बस काम की बात सिर्फ ये है। 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया क्या? +7 ओवर 6। क्या आंसर आ जाएगा? ये 9/6 मतलब 3/2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के क्या हो जाएगा? हाफ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर 2 इंटू 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। u1 कितना था? 5 माइनस ऑफ, याद रखे u2 -2। अच्छा, विद साइन नहीं रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब देखो यार, जिसे फॉर्मूला याद नहीं है तो उसे तो ये नोट्स देख के समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है। अभी क्लियर है सबको यहाँ से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा नीचे 6 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/3 आएगा यहाँ पर। ये कितना आएगा? ऐड हो जाने वाला है ये 49 इंटू 1 माइनस 1/4 क्या आएगा? 3/4। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 49/2। डन। ओके, तो बताएं यहाँ तक सबको ओके है? Yes, sir. तो यार कोलिजन में देखो मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं, काफी सारा कंटेंट बता दिया है। मैं चाहता हूँ एकदम शॉर्ट नोट्स आप लोग अच्छे से बना लो, ठीक है? और ये पूरी चीजें आप याद रख लो। याद रखोगे तो क्वेश्चन बड़ा फास्ट होगा, मुझे भी एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा, ठीक है? चले, ओके यार, फिर आज के लिए काफी, आज का काफी इफेक्टिव लेक्चर था। कंटेंट काफी सारा कवर किया हुआ है, अच्छे से आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, Yes. ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय Bye, बाय। sir. Thank you, sir. या बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।